नमस्कार, एक बार फिर आपका कोरोना बुलेटिन में स्वागत है। हम अक्सर उन लोगों को कोरोना वॉरियर्स या कोरोना फाइटर कह रहे हैं, जो कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में फ्रंट लाइन के वॉरियर हैं, जो लड़ रहे हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं। लेकिन हम उनको क्या कहेंगे जो हेल्थ वॉरियर्स तो हैं ही, साथ ही इस दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हुए और कोरोना से भी लड़ाई जीतकर वापस लौटे। ऐसे लोगों का अनुभव बहुत मूल्यवान होगा। इसीलिए आज के कोरोना बुलेटिन में हमने ऐसे ही एक डॉक्टर को आमंत्रित किया है चर्चा के लिए। डॉक्टर पल्लव दुबे हमसे जुड़ रहे हैं, जो भोपाल से हैं। भोपाल में बतौर मेडिकल ऑफिसर वो काम कर रहे हैं और कोरोना के विरुद्ध ये जो लड़ाई चल रही थी, इस दौरान वो भोपाल में जो कोऑर्डिनेटर रूम बनाया गया था, जहां से सारी चीजें कंट्रोल हो रही थी, उसका कोऑर्डिनेशन देख रहे थे और इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित भी हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर पल्लव दुबे न सिर्फ कोरोना के विरुद्ध चल रहे इंतजामों को प्रभावी तरीके से देखते आए, बल्कि कोरोना से इफेक्टेड होने के बाद वो कोरोना से भी जंग जीतकर वापस लौटे हैं। तो एक हीरो की तरह है वो मध्य प्रदेश के लिए। इसीलिए हमने आज डॉक्टर पल्लव दुबे को आमंत्रित किया है। उनके अनुभव को हम अपनी जनता के साथ साझा करना चाहते हैं, अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पल्लव दुबे आपका। जी, नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं आप? जी सर, अभी तो जब से हम अभी कोरोना के उस जंग से लड़कर आके यहाँ पे अभी घर पे हैं, क्योंकि 14 डेज को यहाँ पे रहना जरूरी होता है हम्म। उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी। तो अभी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो रिलैक्स घर पे कर रहे हैं आराम से। हम्म। अभी कोई सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। हम्म। और लेकिन जो एक एहसास है, जो कोरोना से हम जब लड़ाई चालू करी थी, हम्म। उसमें जब हम काम कर रहे थे, उसके बाद फिर जब संक्रमण से होने के बाद हमको जब अस्पताल में रहना भी पड़ा, तो उस दौरान जो जो चीजें हुई, उसके बाद हम आज की सिचुएशन में काफी अच्छा महसूस कर। डॉक्टर पल्लव दुबे, ऐसे बहुत कम डॉक्टर होंगे इस वक्त देश में जो कोरोना को न सिर्फ थ्योरेटिकली समझते हैं, बल्कि उसका अनुभव भी उन्होंने खुद पर किया है। आप भी उनमें से एक हैं जो कोरोना के बारे में किताबी जो ज्ञान है वो तो रखते ही हैं, साथ ही आपने उसके अनुभव को खुद पर भी झेला है। क्या वो अनुभव रहा? कब आपको पता लगा कि आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और संक्रमण के बाद से वो 14-15 दिन जब आप अस्पताल में रहे, ये पूरी यात्रा का अनुभव कैसा रहा आपका? जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वैसे तो भोपाल में केस कोरोना के चालू हुआ था जब ये 27-28 लॉकडाउन के बाद से 23 जी। तारीख को जो लॉकडाउन चालू हुआ था, उसके बाद 27-28 में पहला केस भोपाल में आया था। जी। तो उसके बाद ही मेरे घर में, क्योंकि मेरे पिताजी भी थे जो डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, तो जी। वो भी इस समय काम कर रहे थे। और 1 या 2 तारीख के आसपास यहाँ जो डायरेक्टरेट में आईएएस हैं जय विजय, उनका, क्योंकि उनको कुछ फीवर आया था और साथ में कुछ सर्दी खांसी की भी तकलीफ हुई थी, तो उनकी जांच हुई थी। तो हुँ। 2 तारीख को उनकी जांच आई थी, जिसमें उनको कोरोना पॉजिटिव आया था। ओके। उसी उसी प्रकार से 1 तारीख से भी मेरे पिताजी को भी हल्का सा बुखार चालू हुआ था। और जैसे ही उनको 2 तारीख को ये पता चला कि वहाँ पे जो आईएएस है उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो 3 तारीख को डायरेक्टरेट में जितने भी डायरेक्टर्स थे, सब लोग की जांचें हुई, हुँ। जिनकी रिपोर्ट 4 तारीख को आई। तो उसमें इनकी, मेरे पिताजी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और इसी दौरान फिर साथ में जब 3 या 4 तारीख के आसपास मेरे को भी हल्का सा फीवर आना चालू हो गया था। तो क्योंकि फादर की भी पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट, तो हमारे घर में भी हम जितने लोग हैं, सब लोग, मैं, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ, हम सबकी जांच हुई 4 तारीख को। तो हम लोग की फिर रिपोर्ट थोड़ा सा लेट आई, 9 तारीख को आई थी रिपोर्ट। तो उसमें मैं और मेरी मम्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो हम लोग जैसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जितने भी मरीज, मतलब जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती होना जरूरी है। तो तभी हम लोग 10 तारीख को चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हुँ। और 14 दिन का जो टाइम पीरियड है, तो उसमें हुँ। वहाँ पे इलाज था हमारा।
फिर उसके जांच होके रिपोर्ट नेगेटिव आई तो फिर वहां से हमारी छुट्टी अस्पताल से। जी। तो एक आम आदमी को जब कोरोना होता है और एक डॉक्टर को जब पता लगता है कि जी उसे भी कोरोना ने संक्रमित कर दिया है, इस वायरस ने उसे भी संक्रमित कर दिया है, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस में क्या फ़र्क होता है? आपको क्या उस समय बहुत धक्का लगा या डर लगा कि आप भी अफ़ेक्टेड हो गए हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल करा आपने कि क्योंकि ये एक आम लोगों के भी बीच में इसका डर जो है वो बहुत ज्यादा है। जी। और क्योंकि हम लोग इसी को लेके काम कर रहे हैं, हम लोग हुँ, पूरे स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं कि कितने लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं, कितने लोग ठीक हो रहे हैं अच्छे से, कितने हुँ, लोगों को इसमें कुछ तकलीफें हो रही हैं, और तो पूरा हुँ, उसके जो ग्रेडिंग है कि उसमें क्या क्या अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से तकलीफें हो रही हैं, तो उसका हमने जो एनालिसिस करके देखा। तो जब फिर मेरे को इस के बारे में पता चला कि मैं अभी इससे संक्रमित हो, तो ऐसा तो मेरे को डर तो नहीं लगा, लेकिन हाँ जरूर मेरे को ये बिल्कुल ऐसा लगा, वो हुआ एहसास कि क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दोनों भी इन्फेक्टेड हुए थे हुँ, और उनकी एज अबव 60 है। हाँ, तो थोड़ा सा ये रहा क्योंकि इस ओल्ड एज में थोड़ा सा उसका वायरस का इन्फेक्टिविटी जो रहते हैं, बोलते हैं अपन उसे, बढ़ संक्रमण जाती करने है। की ताकत जो है वो थोड़ा सा ओल्ड एज पॉपुलेशन हुँ, में ज्यादा है। हुँ, तो वो मेरे को मेरे से ज्यादा थोड़ा घर वालों को लेके वो चिंता रही। लेकिन हाँ, इसमें क्योंकि अभी फिलहाल दुनिया में इस बीमारी के लिए इलाज नहीं है, हुँ, मतलब कि ऐसी कोई दवा नहीं है कि जिसको अपन खाने के बाद वायरस खत्म हो जाएगा शरीर से, या फिर कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है जिसको अगर पूरे हुँ, लगा सकते हैं तो उसका ये बीमारी ना हो लोगों में। हुँ, तो डेफिनेटली एक दिमाग में एक कहीं ना कहीं एक थॉट तो ये हमेशा बना रहा कि ऐसा तो नहीं कि अब ये बीमारी अब शरीर में बढ़ जाएगी हुँ, जिससे हमें और आगे कुछ परेशानी हो। लेकिन हमने डेफिनेटली इसको ध्यान में ना लाके अपना मोराल जो है हमेशा बूस्ट रखा अपना। लोगों ने भी, जितने हम लोगों से बात हुई, लोगों ने बहुत पॉजिटिव हम लोग को रिस्पांस दिया, और काफी उन लोगों ने हमें मोराल हमारा बूस्ट करा। कभी कभार ऐसा लगता था कि कोई हमें मतलब दिन भर में, जैसे कि कभी एक टाइम पे ऐसा लगता था कि आग क्या होगा, तो उस टाइम पे साथ में जो आसपास में लोग रहते थे हॉस्पिटल में भी, वो हुँ, लोग भी एक दूसरे से बात करते थे, तो उनकी भी शेयर करते थे हम लोग फीलिंग्स, और तो उससे भी हम लोग का बूस्ट होता था मोरल। तो अ, आसानी से ये चीज वो निकल गई। हुँ। आप लेकिन जो लोग जी। नॉर्मल जो नॉर्मल जो लोग हैं जो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, जो इसके बारे में पूरी हुँ, जानकारी नहीं रखते हैं, हुँ, तो उन लोग के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी इस बीमारी को लेके कभी भी ऐसा ना समझें कि ये बीमारी हो गई तो मतलब इसका अंत सिर्फ एक ही हाँ, है। 80% 90% केसेस में इसका आराम से ट्रीटमेंट होके ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में 10 to 15% केसेस में थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा होती, तो उसमें थोड़ा सा और एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती, लेकिन हुँ, उसमें भी ठीक हो जाते हैं। हुँ, केवल 2 to 3% केसेस में होता है कि जिसमें इसकी हुँ। कोरोना की वजह से लोगों की मौत जान होती जा है रही या है। दूसरी जी। कोई नहीं। जी मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, ये इस पर कम अभी डिस्कशन हो रहा है, चूँकि आप डॉक्टर हैं इसलिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके जी से बता सकते हैं। जब दवाई नहीं है फिलहाल इस वायरस से लड़ने के लिए, कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो जो मरीज़ ठीक हम्म हो रहे हैं, वो कैसे ठीक हम्म, हो रहे हैं? उनका ट्रीटमेंट ऑफ वे क्या है? वो किस तरह के उपचार के बाद स्वस्थ होकर घरों में लौट रहे हैं? बिल्कुल। तो अभी जो जैसे कि रिसर्च हुई है जिसमें कि पता चला कि थोड़ा बहुत जितना भी अभी ये मिला है जानने को कि कोरोना वायरस किस किस तरीके से शरीर में इफेक्ट करता है, कि उसका जी, इफेक्ट लंग्स में भी होता है, उसका इफेक्ट लिवर में भी होता है, उसका इफेक्ट किडनी में भी होता है, उसका इफेक्ट हार्ट में भी होता जी। है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग अंगों को वो इफेक्ट करता है। हुँ, तो फिलहाल तो इसमें बेसिक प्रोटोकॉल में ये अभी चालू करा है कि जो दो दवाइयां हैं हुँ, जिनका थोड़ा सा रिसर्च में ये प्रूव है कि वो कोरोना वायरस के इफेक्ट को कम कर देते हैं, हुँ, तो वो है एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो हुँ, दवाई है उसका यूज, और एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन। ओके। तो इन दोनों दवाइयों का ही जो ट्रायल है वो हर मरीज पे जो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुआ है उस पे करा गया है। और उसी के तो नतीजे काफ़ी हद तक सुखद परिणाम हैं। बिल्कुल,
मैं भोपाल में की जैसे बात करूं तो भोपाल में मोर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो मृत्यु। बहुत ही कम है। जी। हाँ, 1.5 से 2% के बीच में ही है। हम्म। और काफी ज्यादा लोग अभी रिकवरी करके ठीक होके घर वापस आ भी चुके हैं। हम्म। हम्म। और इसके साथ ही जो इस बीमारी में दवाई के अलावा हम्म। इसको जो इम्यूनिटी है लोगों के अंदर, जी। वो भी काफी हद तक इसको बीमारी से लड़ने के लिए कारगर हो रही है। ओके। क्योंकि जैसा देखा गया है कि अ, जो लोअर क्लास में थे लोग, जो उनको भी, क्योंकि अगर ऐसे तो वायरस तो सभी को इन्फेक्ट कर रहा है, चाहे वो अपर क्लास, हाई क्लास के लोग हों, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास में। लेकिन लोअर क्लास लोगों में थोड़ा बहुत जो अपने नॉर्मली खाने पीने की थोड़ी सी कमी है जैसे लगती है, तो उसमें थोड़ा सा सिम्टम्स थोड़े से ज्यादा देखेंगे। ओके। बाकी बाकी इम्यूनिटी जिन जिन लोगों की है अच्छे से, अपन खाने में दिनचर्या जिन लोग की अच्छी रही, खाना अच्छे से खाते थे, जो एक्सरसाइज वगैरह भी करते थे, उन लोगों में इसको तो असर जो है कोरोना वायरस का कम देखा गया। आपने खुद इम्यूनिटी की चर्चा की, मैं इसी पर एक सवाल लेना चाह रहा था। इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर भी बहुत व्यापक चर्चा इन दिनों चल रही है कि जिनकी अच्छी इम्यूनिटी होगी, वो इसके बहुत माइल्ड सिम्पटम के बाद इसके प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचकर बाहर आ जाएँगे। हम इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जैसे इसमें बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक का रोल, जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया है। हुँ। और कि जितनी भी आयुर्वेदिक वाली चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, हुँ। उनको अगर खाएं, फल हो गए ये, अ, अभी तो साथ में सरकार सरकार त्रिकुटा चम भी पिला रही है। वो तुलसी का त्रिकुटा जी भी जी जी जी, शिवराज जी की सरकार जो है कल से पिला रही है लोगों को। च्यवनप्राश बिल्कुल के वो भी बारे में भी चालू कहा करा जा है। रहा है। च्यवनप्राश के बारे में बोला हुँ। गया है कि इसको भी कराए, क्योंकि ये बेसिकली ये सब जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें थी, हुँ। जो हमेशा आयुर्वेदिक में काफी पुराने समय से, ऐसा नहीं कि आज की बात हुँ। है हुँ। कि जब हुँ। कोरोना वायरस चल रहा है, ये हुँ। तो हम आप भी और हमारी भी मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी उस हुँ। जमाने से बोलते आए हैं कि ये हल्दी जैसे हो गया, हल्दी दूध में अपन हुँ। नॉर्मली लेते थे, तो हुँ। वो भी चीजें जो हैं ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। हुँ। और साथ में थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है, हुँ। अ, वो आपका रक्तचाप बढ़ाती है, तो हुँ। उससे भी नॉर्मली इम्यूनिटी लोगों की बढ़ती है। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना ने संक्रमित कर दिया है, उसकी उम्र 50 के जी नीचे है, 45-40 या 30-35 के जी नौजवान की उम्र में है वो। क्या किसी तरह का शारीरिक कष्ट उसको झेलना पड़ता है? क्या सिम्पटम होते हैं महत्वपूर्ण रूप से? और क्या इस दौरान जब तक वो कोरोना से लड़ता है, इस दौरान एक्सरसाइज़ और खान-पान क्या भूमिका निभाते हैं? ये 2 सवाल एक साथ हैं इसमें। बिल्कुल। तो जैसे जो कम उम्र के लोगों में, जो नौजवान जो हुँ। 20 साल से लेके 50 साल तक की उम्र हुँ। में देखे जाए, वो ये है कि सिम्टम्स इन लोगों में काफी कम आते हैं, क्योंकि इन सबकी एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल रहती है, हुँ। खाने पीने भी अच्छे से रहता है, और जो काम पे जा रहे हैं तो वो भी लाइफस्टाइल एक्टिव है। तो हुँ। इन लोगों में कोरोना के सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। शुरू शुरू में फीवर जैसे आता है, बुखार हुँ। के लक्षण मिलते हैं, हल्का सा गले में खराश भी आ सकती है, हुँ। थोड़ी खांसी भी आ सकती है। तो ये शुरुआत के सिम्टम्स होते हैं कोरोना के, जिसमें अपन फर्स्ट स्टेज पे जो बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में बुखार, सर्दी, खांसी हुँ। के सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड हुँ। स्टेज जो अपन बोलते हैं कि इसमें कि थोड़ा सा सांस में तकलीफ जो होती है, हुँ। सांस लेने में तकलीफ, हुँ। जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होता है शरीर के अंदर वो कम हुँ। पहुंचता है, तो हुँ। वो होता है सेकेंड स्टेज में तकलीफ। और थर्ड स्टेज में जब एकदम निमोनिया जब ज्यादा बन जाता है फेफड़ों के अंदर, तो एकदम ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसमें कि नॉर्मली सांस अपन नहीं ले पाए, जिसकी और फिर अपने को वेंटिलेटर या ऑक्सीजन ऊपर से देने की जरूरत पड़े, हाई फ्लो, तो फिर उसको अपन बोलते हैं थर्ड स्टेज में ओके। कि वहां पे पोजीशन। तो अभी जो ये इन उम्र में लोगों में देखा गया है कि जनरली फर्स्ट स्टेज के ही में ही ये सिम्टम्स आके खत्म हो जाते हैं कोरोना वायरस के। ओके। कुछ लोगों में ये देखा गया कि सेकंड स्टेज तक भी हुँ। पहुंचते हैं, कि ये थोड़ा सब सांस में तकलीफ हो, जिसमें नॉर्मल जो ऑक्सीजन थेरेपी अपन देते हैं इसमें अभी हुँ। कि 2 से 3 लीटर 4 लीटर पे ऑक्सीजन लगा के
उनको ट्रीटमेंट देते रहते हैं, तो उससे वो सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं। केवल 1% से या 2% के बीच में लोगों में देखा गया है कि थर्ड स्टेज तक चले जाते हैं, ओके। जिसका अभी जो कारण है कि वो थर्ड स्टेज में क्यों जा रहे हैं वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। हम्म। लेकिन इनका जो परसेंट है इन लोगों का जो इस स्टेज तक पहुंचे वो काफी कम। ओके। डॉक्टर पल्लव, एक प्लाज्मा थेरेपी की चर्चा पिछले 3-4 दिनों से बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से प्लाज्मा थेरेपी के अनुरूप मध्य प्रदेश में उपचार की अनुमति 3 दिन पहले मांगी थी। क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी और कितनी कारगर हो सकती है इस थेरेपी से ये कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है वो कितनी असरकारक हो सकती बिल्कुल, ये प्लाज्मा थेरेपी क्योंकि एक नया कंसेप्ट है। पहले तो दूसरी बीमारियों में भी यूज होता था, लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है, तो इस वजह से इसके बारे में लोगों को मालूम पड़े तो ये अच्छी बात है। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को कोरोना हो जाता है वो और है? उससे वो ठीक हो जाते हैं, हम्म। उन लोगों के अंदर इसके वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ये उसी जी। प्रकार की सिद्धांत है कि जो वैक्सीन जो होती है, यस। अपन अगर वैक्सीन लगाते हैं किसी को, तो हम्म। वो अपना शरीर उस वैक्सीन में जो वायरस बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है, जो शरीर में सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है, उसके खिलाफ शरीर प्रतिरोधक क्षमता जो एंटीबॉडीज बोलते हैं वो बना एंटीबॉडीज लेता बना है। लेता है। तो अगर जो व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है उसके अंदर ठीक होने के बाद जो एंटीबॉडीज बन गई, अब वही एंटीबॉडीज किसी दूसरे इंसान में जिसको कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद तकलीफ ज्यादा हो गई, यानी कि अपन बोले जैसे कोई सेकेंड स्टेज या थर्ड स्टेज में अगर ओके। कोरोना वायरस का कोई पेशेंट है, तो हम्म। उसमें उनको उनकी कंडीशन में सुधार लाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ये प्लाज्मा थेरेपी होती है। कि हम जैसे अपन खून डोनेट करते हैं, वैसे ही इसमें खून डोनेट करा जाता है और उस ब्लड में से प्लाज्मा को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और वो जिस सेम ब्लड को वो दिया जाता है, ओके। तो जिससे कि उसके अंदर भी वो एंटीबॉडीज जो वायरस से लड़ने के लिए काम करें, और उसको वायरस खत्म करके उनकी कंडीशन में सुधार आता है। तो एक कारगर तरीका हो सकता है ये। बिल्कुल, लेकिन आ, ये जी। इन्हीं लोगों में अभी बन पाएगा जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं और वो उसके बाद भी ठीक होने के बाद 14 दिन अपने घर पे आराम करके क्वारंटाइन में रहने के बाद फिर अपना खून प्लाज्मा के लिए उसमें ओके। के लिए दे सकते हैं। ओके। ओके। तो इसमें अभी क्योंकि नंबर कम, तो इस वजह से जो लोग हैं वो अभी इसको ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, अभी जैसे कि मैं तो ठीक हो गया हूँ, लेकिन अभी मैं 15 दिन बाद ही प्लाज्मा अपना दे पाऊंगा। ओके। तो अब मेरा जो प्लाज्मा जो रहेगा वो किसी के लिए यूज आ पाएगा, लेकिन वो 15 दिन बाद। 15 दिन बाद आ पाएगा। इसमें थोड़ा ओके। सा हाँ, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है बस टाइम केवल। लगता है। एक सवाल और आपसे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में और पूरे देश में हमारा हेल्थ सिस्टम कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है, चर्चाएं आ रही हैं कि हमारी क्षमताएं कम हैं। चर्चा ये भी है कि हम आक्रामक रूप से टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है आंकड़े कम सामने आ रहे हों। क्या जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है इस लड़ाई में, वो आपको फिलहाल कैसा लगता है? और अगर आप एक डॉक्टर के रूप में इसमें सुझाव जोड़ना चाहेंगे तो क्या होंगे? बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में वैसे स्थिति अभी बाकी भारत में देखा जाए तो उसके हिसाब से अभी शुरुआत में तो बड़ी थी, जैसे कि इंदौर में भी नंबर काफी बड़े थे, हुँ। भोपाल में भी एकदम से क्योंकि राइज हुआ था शुरुआत में, लेकिन हुँ। अब जो है धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ रही है, हुँ। क्योंकि नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। हुँ। अब और जो कंटेन करने थे जिन जोन्स को जहाँ पे एकदम से बहुत सारे केसेस मिले थे, तो उन जोन्स को स्ट्रिक्टली कंटेन करा हुआ है, लोगों की आवाजाही बंद है, तो जिसकी वजह से जब नए केस जो आ रहे हैं वो तो उसी जोन के अंदर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन जोन्स के बाहर, रेड जोन्स के बाहर जो है नंबर ऑफ हुँ। केस ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, हाँ। तो इसमें तो सरकार की जो अभी चल रहा है काम करने का तरीका, उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। हुँ। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, ये हो सकता है थोड़ा सा और एक्सटेंड हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए और थोड़ा सा एक्सटेंड हो, ताकि अगर जो जितने भी हॉटस्पॉट्स वाले जोन्स हैं
उनमें अपन अच्छे से पूरी टेस्टिंग करने के बाद आइडेंटिफाई कर लें और उन लोगों को क्वारंटाइन करके आइसोलेशन में रख लें। और साथ में जो चीजों की कमी जैसे सरकार में थी, जैसे कि किट्स वगैरह थी, पीपी हाँ। किट्स नहीं थी, मास्क की शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब जैसे ही अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेंडर प्रोसेस करके बहुत कंपनियों को आइडेंटिफाई करके उनको बुला लिया था टेंडरिंग के लिए, और अभी जितनी भी जरूरत है वो टेंडरिंग के प्रोसेस से कंपनियां पूर्ति कर रही है, पीपी किट्स की भी। तो अभी ऐसे सामान की तो कोई कमी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन बस थोड़ा क्योंकि मैन पावर की कमी हेल्थ डिपार्टमेंट में हमेशा से रही है। ओके। एक डॉक्टर के तौर इस पर वजह से कम हो रहा है। जी, एक डॉक्टर के तौर पर आप बताइए कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलती, और जैसा कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन शायद 2021 के मध्य तक आ पाए, तब तक क्या पूरी दुनिया का भविष्य लॉकडाउन ही है? नहीं, लॉकडाउन केवल एक शुरुआती तरीका होता है। इसको जो कोई भी वायरस का किसी का फैलने का जो स्टेज होती है, तो उसमें जब थर्ड स्टेज जो बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड जो बोलते हैं, जी, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होने देना चाहिए, जी। तो उसको रोकने के लिए लॉकडाउन करा जाता है। हुँ, तो अभी फिलहाल अगर हम लोग आइडेंटिफाई जो करे हुए हैं जोन्स, उसी जोन्स के अंदर कंटेन कर लेते हैं वायरस को, कम्युनिटी हुँ। स्प्रेड होने से हो जाता है, तो फिर वो लॉकडाउन 10-15 दिन के बाद में उसको खोला जा खत्म सकता है। करा जा सकता है। जी। बिल्कुल। और लेकिन वैक्सीन तो लेकिन एंड सोल्यूशन। हुँ, लेकिन जी, लॉकडाउन वैक्सीन तो खत्म करने इसका के एंड। बाद भी, लॉकडाउन जी को खत्म करने के बाद भी जो मानक तय करके रखे हैं हमने, सोशल डिस्टेंसिंग जी के या फिर मास्क बिल्कुल। लगाने के, हाथ धोने के, ये तो हमें लगता है कि साल भर या 6 महीने तक लगातार करने पड़ेंगे। नहीं, ये तो आप मानिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के, हाथ धोने के, साफ सफाई रखने की, ये तो मानक आपको हमेशा ही फॉलो करने पड़ेंगे। ओके। ये एक मतलब आप बोले कि आपको एक जिंदगी का एक अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, हुँ, जैसे कि बाकी अपने दिनचर्या होती है हुँ, और बाकी अपने उसमें पार्ट होता है जिंदगी का, वैसे ही ये सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको एक अपना वो पार्ट जिंदगी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये वायरस तो डेफिनेटली अभी के 2-3 महीने तो इसका प्रभाव रहेगा। धीरे धीरे जैसे भी पॉपुलेशन जितनी भी है उनमें इम्यूनिटी डेवलप होने लगेगी इस वायरस की, तो उसका हुँ, असर जो है वो कम देखने को हो जाएगा। जी, लेकिन ये फिर इसका असर थोड़े टाइम बाद कभी, जैसे कि कोई एरिया में जहाँ पे बिल्कुल भी ये वायरस नहीं था, तो वहां हुँ, पे ये पहुंच सकता है, वहां पे एकदम से फिर फैल सकता है। हुँ, तो फिर उसका असर जिस प्रकार से अभी चल रहा है, फिर वहां उस एरिया में उसके आसपास हुँ, होने लगेगा हुँ, प्रभाव। तो हुँ, अपने को हमेशा ही सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जो अपनी प्राचीन अ, हाथ मिलाने की, ये अपना संस्कृति, नमस्कार जो करने की हाथ जोड़ने की, हाँ, संस्कृति, हाथ जोड़ने की संस्कृति थी, उसी को फॉलो करना उस पर पड़ेगा। ये लौटना जो पड़ेगा। पास, हाँ, ये जो यहाँ बाहर के इधर के इंग्लिश लोगों की जो संस्कृति थी हाथ मिलाने की, उसको अपने खत्म ही करना पड़ेगा। डॉक्टर पल्लव दुबे, आखिर में क्या मैसेज आपका होगा? आपने कोरोना के खिलाफ एक पूरी लड़ाई को जीता है, उसके बाद क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को इस डर भरे माहौल में कि वो कैसे इस वायरस के खिलाफ लड़ें, और अगर संक्रमित भी हो जाते हैं, तो कौन-कौन सी जी सावधानियाँ रखें? बिल्कुल। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो इससे डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये एक बीमारी है जिसको भी को साथ में मिलके ही सबको लड़ना है और इसको खत्म करना है। अगर आप सोचें कि मैं अगर केवल मैं बीमार हो जाऊं और साथ में दुनिया पूरी अलग हो जाए, तो मैं भी इस बीमारी से नहीं बच पाऊंगा। ये पूरी सब लोग को साथ में ही मिलके करना पड़ेगा इसके हुँ, लिए। दूसरी चीज, इस बीमारी को आगे तो बचाने के लिए जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस करा कि इसको अपन सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का ध्यान तो आगे भी अपने को रखनी पड़ेगा। तो ये हमेशा फॉलो करें लोग भी, तो इसको फैलने से अपन आगे रोक पाएंगे। और उन लोगों को एक सलाह है, ये, जो लोग संक्रमित हो जाएँ, उनको क्या सलाह? उनको ये सलाह है कि जो अगर संक्रमित हो चुके हैं तो घबराएं नहीं। तुरंत पहले तो अस्पताल में जहाँ पे ये कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हो रहा हुँ, है, या हुँ, आगे भी आने वाले दिनों में जो जो चिन्हित अस्पताल रहेंगे जहाँ पे कि इनका हुँ, ट्रीटमेंट होएगा, तो वहां पे तुरंत पहुंचे। इसमें देरी ना करें। देरी करेंगे अगर
तो फिर इसका प्रभाव बढ़ सकता है, शरीर में वायरस जल्दी मल्टीप्लाई करने लगता है, तो फिर उस आपको नुकसान हो सकता है। जितनी जल्दी से जल्दी अपन इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, ये बीमारी हमें हो सकती है और इस बीमारी से हम बहुत अच्छे से ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जागरूक रहने की जरूरत है, हमें हुँ। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जरूरत है। और जैसे ही हमें तकलीफ होती है, पता चलता है कि हमें कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है, तो हम तुरंत अस्पताल में जाके अपनी जांच करवाएं, डॉक्टर से सलाह लें और आगे का ट्रीटमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लव दुबे आपका। आपका जो अनुभव है, कोरोना के विरुद्ध आपने एक हीरो की तरह लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को जीत कर वापस आए। ये जो मूल्यवान अनुभव है, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के काम आएगा और आपके अनुभवों को आज हम दर्शकों तक इसीलिए पहुँचा रहे हैं कि वो आपके अनुभवों को अपने जीवन में उतारें, सीखें और इस लड़ाई को एक संयुक्त लड़ाई बनाकर एकजुटता के साथ लड़ें और इसको जीतें ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। आपने वक़्त दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर पल्लव दुबे। नमस्कार।